हेलो एवरीवन, आप सबका लॉ वाली के चैनल में स्वागत है। जैसे कि हम लोग अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लेकर के चल रहे थे और हम लोगों ने चैप्टर हम लोगों ने 4 तक के कंप्लीट कर लिया था। 4 में 6 पार्ट थे, जो कि 3 पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे। आज हमें जो रिमेनिंग 3 पार्ट है वो आज के इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो जो हमारा 4th चैप्टर था जो कि था परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, उसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था कॉन्ट्रैक्ट विच मस्ट बी परफॉर्म, मतलब कौन सी कॉन्ट्रैक्ट हम लोग कब परफॉर्म करना ही करना है। और जो नेक्स्ट पार्ट है हमने पढ़ा था बाय हुम कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म, किससे कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। टाइम और प्लेस उसका, जैसे कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए टाइम और प्लेस वाला पार्ट भी कंप्लीट कर लिया था। आज से हम लोगों को पढ़ना है परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस, ठीक है। हम लोगों ने जब हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर लिया था जिसमें कि हम लोगों ने सेक्शन 3 को कंप्लीट किया था, सेक्शन 2 को कंप्लीट किया था, जिसमें कि डेफिनेशन क्लॉज है। उसमें हम लोगों ने रेसिप्रोकल प्रॉमिस जो कि F में दिया हुआ है वो हमने पढ़ा था। अब रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या होता है? रेसिप्रोकल प्रॉमिस जो खुद में कंसीडरेशन हो या पार्ट हो कंसीडरेशन, उसे हम रेसिप्रोकल प्रॉमिस कहते हैं, ठीक है। मतलब कि जो प्रॉमिस खुद में ही कंसीडरेशन हो या तो पार्ट कंसीडरेशन हो, उसे हम रेसिप्रोकल प्रॉमिस कहते हैं। अब इस जो चैप्टर है हमारा उससे हम स्टार्ट करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस सेक्शन 51 बोलता है प्रॉमिस नॉट बाउंड टू परफॉर्म अनलेस रेसिप्रोकल प्रॉमिस रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म। देखिए पहले इसको रीड करते हैं। When a contract consists of reciprocal promises to be simultaneously performed, no promisor need to perform his promise unless the promisee is ready and willing to perform his reciprocal promise, ठीक है। देखिए सी पहला इसमें बोला है, अगर मान के चलिए प्रॉमिसी विलिंग, देखिए लिखा नहीं है, प्रॉमिसी अगर पे करने के लिए रेडी नहीं है, अपना करने के लिए काम रेडी नहीं है, तो जो सामने वाला प्रॉमिसर है, दूसरी पार्टी है, उसको अपना ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें यही बोला है। अब इलस्ट्रेशन समझते हैं। ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट दैट ए शैल डिलीवर बीज गुड्स टू बी टू पे फॉर बी ऑन डिलीवरी। A need not deliver the goods unless B is ready and willing to pay the goods। अब इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। सेक्शन हमारा 51 बोलता है, जैसे A है और B है। A ने कहा, B ने A से कहा आप गुड्स जो है मेरे इस फॉर्म पे यहाँ पे गुड्स पहुँचा दो, ठीक, और जो पैसा होगा मैं आपको डिलीवरी वाले दिन दूंगा। पर ए बाउंड नहीं है परफॉर्म करने के लिए। अगर बी पैसे नहीं देते हैं, नहीं पे करते हैं, तो प्रॉमिसर की ड्यूटी नहीं है, प्रॉमिसर कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए बाउंड नहीं है, ठीक। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। देखिए अब इसका क्या मतलब है। देखिए ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस, ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस मीन्स पहले ऑर्डर करो, मतलब कि देखिए एग्जाम्पल समझिए। जैसे ए ने कहा बी से कि तुम मेरी इस बिल्डिंग को बनाओ और उसका जो भी खर्चा आएगा मैं पे करूँगा, पर मैं ये तुम्हें पैसा पे कर रहा हूँ, तुम मेरी इस बिल्डिंग को बनाओ। यानी ये जो सेकंड मैंने लाइन बोला कि मैं तुम्हें पैसा ये दे रहा हूँ, अब तुम मेरी इस बिल्डिंग को बनाओ, तो ये हमारा सेक्शन 52 बोलता है ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। पहले हो जाएगा हमारा कंसिडरेशन, पहले हमें पैसा मिल जाएगा, उसके बाद आप मेरा ये काम कर दो, ठीक। हमारे इलस्ट्रेशन का एग्जाम्पल है, कोई मैं नया नहीं बता रही हूँ, तो आप इलस्ट्रेशन भी पढ़ लीजिएगा। साथ में जो भी केस लॉज हैं वो हम लोग सीरीज़ में अलग प्लेलिस्ट में बना रहे हैं, आपको मिल जाएंगे, आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट 53 सेक्शन बोलता है लायबिलिटीज़ ऑफ
party preventing event on which the contract is to take effect। देखिए जैसे इसको रफ कर लेते हैं फिर इसको पढ़ते हैं। चलिए बोलता है When a contract contains reciprocal promises, जब कॉन्ट्रैक्ट रेसिप्रोकल प्रॉमिस को कंटेन करता है एंड वन पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट प्रिवेंट टू अदर द परफॉर्मिंग हिज प्रॉमिस, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉडेबल। यानी देखिए ए और बी एज यूजुअल हमारे एग्जाम्पल के लोग, ठीक। अब क्या होता है, इन्होंने कहा तुम मेरे यहाँ ये गुड्स को डिलीवर करो, ठीक, बी से। ये रेडी हो गए कि गुड्स को डिलीवर कर देंगे बी के यहाँ। तो इन्होंने एक डेट फिक्स कर ली, एक टाइम फिक्स कर लिया, इस दिन ये निकल गए भैया इनको गुड पे करने। पर क्या हुआ, इन्होंने कहा नहीं भैया अब मुझे ये गुड्स नहीं चाहिए, इसको रोको भैया मुझे नहीं चाहिए। तो ये बाउंड नहीं है इसको करने के लिए। पहली बात, अगर इसको करने से या इनको किसी टाइप का लॉस होता है तो ये कंपनसेट इनसे ले सकते हैं, और जो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ ये हो गया वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब हम लोगों ने वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं पढ़ा था, जिसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस 3 चीज़ें दी गई थी। अगर वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो वो हमारे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। आप कमेंट करके मुझे बताइए। मैंने एक अनड्यू इन्फ्लुएंस बता दिया, 2 और कौन से कॉन्ट्रैक्ट थे जिससे कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। नेक्स्ट सेक्शन बताता है इफेक्ट ऑफ डिफॉल्ट एज टू प्रॉमिस विच शुड बी परफॉर्म इन कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्टिंग ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। सी, when a contract consists of reciprocal promise such that one of them cannot be performed or that it performed can be claimed till the other has been performed, and the promiser of the promise last mentioned failed to perform, such promiser cannot claim the performance of reciprocal promise, must take compensation to the other party to the contract for any loss which such other party may sustain by non-performance of contract. C, क्या हुआ, ये Z हैं, ये हमारे Y हैं। इन्होंने 2 काम बोले अपने, इन्होंने कहा ठीक कंप्लीट करूँगा, इन्होंने ये कंप्लीट कर दिया, फिर इसमें बोला नहीं कर पाएंगे। तो क्या होता है, इन्होंने तो 2 काम बोले हैं, अगर ये खुद ही मना कर रहे हैं तो इस चीज़ में ये जो वाई होंगे ये कंपनसेशन नहीं क्लेम कर सकते हैं, या वो कंपनसेशन नहीं क्लेम कर सकते हैं। ठीक, सिंपल इतना ही बताया है। नेक्स्ट सेक्शन हमारा 55, इफेक्ट ऑफ फेलियर टू परफॉर्म एट अ फिक्स टाइम इस कॉन्ट्रैक्ट इन विच टाइम इज़ इसेंशियल। देखिए सी, अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में अगर टाइम मेंशन है ना, टाइम मेंशन है, अगर उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाए तो सिंपल सी बात है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वॉइडेबल। अब एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि ये ए थे, ये बी थे, इन्होंने कहा 10 बजे मुझे, इनके यहाँ दावत थी, ठीक है, 10 बजे मुझे रसगुल्ले चाहिए तेरे, ठीक। इन्होंने कहा ठीक है भैया, इतने इसमें क्या है, मैं तुमको पहुंचा दूंगा। अब ये क्या किए, ये हो गए लेट, पहुँचे ही नहीं 10 बजे, और इनके बाराती, इनके रिश्तेदार सब कुछ यहाँ पे आ चुके थे और ये 10 बज गए भाई, नहीं हो पाए। अब क्या है, जो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना, टाइम पे पहुँच नहीं पाए और टाइम इसेंशियल है, उस केस में जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वॉइडेबल होगा।
मतलब वॉइडेबल इसलिए, अब इसको चाहे तो फोर्स भी करा सकते हैं, इसको चाहे तो वॉइड भी करा सकते हैं। अब तो ये टाइम स्लैप हो गया है तो ये कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड भी करा सकते हैं। यानी ये जो ए है बी से कंपनसेशन इस चीज़ को लेकर के रख सकते हैं, चाहे वो किसी भी टाइप का हो। मतलब अगर इनको ये टाइम पर चीज़ परफॉर्म नहीं कर पाया कोई पार्टी, तो उस केस में उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल माना जाएगा, साथ में ही वो कंपनसेशन मांग सकते हैं। चलिए आ जाइए हमारा नेक्स्ट सेक्शन। और जैसे कि देखा है, देखिए अब टाइम इसेंशियल नहीं है। अब एक एग्जांपल और से समझते हैं। सी इसी ही सेक्शन में जो हमारा सेक्शन 55 है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लिख दीजिएगा। जैसे कि मैंने बताया कि अगर टाइम इसेंशियल है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा। अगर ये भी तो सिचुएशन हो सकती है, आपने काम बोल दिया पर टाइम इस एक केस समझिए, एक आप केस अपने माइंड में लाइए, ठीक है। क्या होता है, ए और बी हैं, जैसे इसको लिख देती हूँ ना, ए और बी, इन्होंने ये टैक्सी ड्राइवर हैं, ठीक है, इनकी टैक्सी हो जाती है ख़राब, तो ये ए को बी को बुलाते हैं, कहते हैं ये मेरी टैक्सी ले जाओ यहाँ गैराज और इसको बनवा के दे दो, ठीक। ये गिराज, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये बी लेकर के जाते हैं और टैक्सी को क्या करते हैं, 2-3 दिन यार नहीं जाते, फिर 2-4 दिनों बाद ये यहाँ पे पहुँचा देते सही करने के लिए। फिर जब ये इनके पास ए के पास पहुँचाते हैं तो ये कहते हैं यार तुम इतने दिनों बाद आए, इतना मेरा लॉस हो गया, अब तुम मुझे कंपनसेट करो। इस केस में अगर एक कोर्ट पहुँचते हैं तो उन्हें यही बोला जाएगा, ये एक केस की फैक्ट्स हैं जो कि मैं बता रही हूँ आपको। कोर्ट ने उस केस में ये बोला था कि अगर आपने टाइम मेंशन नहीं किया था, पहली बात आपने यहाँ कोई भी टाइम नहीं मेंशन किया कि बी मुझे गैराज से अब मुझे 2 दिनों में गाड़ी चाहिए, तो अगर टाइम मेंशन होता तो आप बेशक इससे कंपनसेशन ले सकते थे, पर आपने कोई टाइम मेंशन नहीं किया। इस केस में आपको कोई भी कंपनसेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। और दूसरी बात, अगर मान के चलिए जैसे कि हो गया कि ये लेट पहुंचा है, ठीक है, और टाइम भी मेंशन था, पर ए ने कोई क्लेम नहीं किया, तो इस केस में कोई कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अगर जब भाई माफ़ी कर दिया तो उस केस में कहाँ कंपनसेशन, है ना। 3 सिचुएशन हम लोगों ने पढ़ ली, है ना। जैसे कि पहला हम लोगों ने पढ़ा, अगर टाइम इसेंशियल है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा और उसमें कंपनसेशन ले सकते हैं। अगर टाइम इसेंशियल नहीं है तो उसमें कोई कंपनसेशन नहीं ले सकते, है ना। और जैसे कि और अगर पार्टी को माफ़ कर दिया आपने तो फिर काहे का कंपनसेशन, है ना। आज ये हमारा नेक्स्ट सेक्शन 56, एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट। देखिए आपने ऐसे किसी इम्पॉसिबल एक्ट के लिए अग्रीमेंट किया, वो पहले ही वॉइड है, ठीक है। मतलब ऐसा कोई काम कर दिया जैसे कि मैं इस घर को उठा करके फेंक दूंगा, इसको ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया आपने, उन्होंने 10 लाख रुपए मुझे दे दिए मुझे इस घर को उठा के फेंकने के लिए। भाई ये जब कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड ही हुआ, है ना। वॉइड यानी जो कॉन्ट्रैक्ट से जो लॉ से एनफोर्सेबल ना हो, राइट। चलिए और एक और इसमें एक चीज़ एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे 2 सिचुएशन हो सकती हैं। पहला, ऐसा इम्पॉसिबल एक्ट से कॉन्ट्रैक्ट किया जो कि पहले ही वॉइड है, ठीक। पर मान के चलिए ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट था, पहले तो वैलिड था, आफ्टरवर्ड वो जाके वॉइड हो गया। फॉर एग्जांपल जैसे बिहार में दारू बेचना बैन है। अगर मान के चलिए जब बैन नहीं था तब जो इंसान बेच रहा था तब तक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, वो तो है कॉन्ट्रैक्ट है, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन अगर उसके बाद जब बंद होने के बाद, बैन होने के बाद अगर वो बेच रहा है तो वो वॉइड आगे चल के हो गया, है ना, वो वॉइड तो हो ही गया, ठीक। compensation for loss through non-performance of act unknown to be। देखिए जैसे कि अभी हम लोगों ने ये एक इलस्ट्रेशन इसी बुक का है, वो समझ लीजिए। जैसे ए है, ए ने कहा तुम भी मेरी डॉटर से शादी कर लो, मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा। पर उसी कॉन्ट्रैक्ट टाइम सी की डेथ हो जाती है, ये डाई हो जाती है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, ये कॉन्ट्रैक्ट
नहीं रहेगा। ठीक, आ जाइए हमारे नेक्स्ट सेक्शन में, जो कि हमारा नेक्स्ट सेक्शन है 57, रेसिप्रोकल प्रॉमिस टू डू थिंग लीगल एंड ऑल्सो अदर इज़ इलीगल। सी, अब क्या होता है, दो काम कराते हैं, मतलब एक काम लीगल है, एक काम इलीगल है। अब देखिए क्या करते हैं, एक ये ए है जो कि एक एग्रीकल्चरल है। ठीक, इन्होंने क्या कहा, मुझे राइस और वो ओपियम, हमारा वो गांजा, तुम मुझे राइस 1 कुंटल मेरे घर पे पहुंचा दो। ठीक, इन्होंने कहा आप 1 कुंटल ओपियम मेरे घर पहुंचा दो। 2 कॉन्ट्रैक्ट ए से ही बी ने किया। ठीक, कि ये दोनों चीज़ मेरे घर पहुंचा दो। अब इस केस में एक कॉन्ट्रैक्ट लीगल है, एक कॉन्ट्रैक्ट इलीगल, ओपियम बेचना खरीदना इलीगल है ना। तो इसमें जो हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट, इसको रखा जाएगा जो कि लीगल है, और जो इलीगल है उसको हटाया जाएगा, वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा और ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट सेक्शन है अल्टरनेटिव प्रॉमिस, वन ब्रांच ऑफ इलीगल। सी, in case of an alternative promise, one branch of which legal and other branch is illegal, then enforcement। देखिए सेम वही चीज़ बोला है, जैसे कि एक मतलब कि एक ही प्रॉमिस में 2 चीज़ें हों तो पहला लीगल, और मतलब कि ये पहला लीगल होगा जो कि सही है राइस बेचना, और इलीगल हमारा ओपियम जो कि हमारा गांजा चरस वाला काम होता है वो इलीगल हो जाएगा। ठीक, तो जो हमारा अलोन सिंगल ये हमारा राइस वाला कॉन्ट्रैक्ट होगा उसको इन्फोर्स कराया जा सकता है, इसको इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता है। और ये हो गया हमारा रेसिप्रोकल प्रॉमिस वाला पार्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। देखिए अभी इसमें 2 पार्ट और बाकी हैं। ठीक है, फिर उसके बाद 2 और हमारे चैप्टर, फिर ये जो नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है, फिर उसके बाद इंडेमनिटी और गारंटी स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो चलिए आइए हमारा नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, जो कि है एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। पहला सेक्शन है हमारा एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर डेब्ट टू बी डिस्चार्ज इज़ इंडिकेट। देखिए सी, अब जैसे कि पेमेंट कैसे होगा इन सबको इस जो पार्ट में बताया गया है। ठीक, अब कैसे बताया गया है ये आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अब जैसे ए हैं, ए ने लोन लिया, 3 लोन लिया, एक 30,000 का, एक 20,000 का, एक हो गया हमारा 1,000 का, 10,000 रख लेते सब में, है ना। अब जैसे इन्होंने बी से लिया, ठीक, इतना डेब्ट इन्होंने बी से लिया, यानी बी क्रेडिटर है, हमारे ए डेबिटर हैं, डेबिटर लिख देती हूँ, ऐसे लिख देती हूँ, क्रेडिटर। ठीक, ऐसे। अब मान के चलिए ए को अब पैसे करने हैं रिटर्न, ये भाई कमा रहे थे तो इन्होंने मान के चलिए 40,000 मान के चलिए 40,000 इन्होंने कमा लिए। अब जब इनको ये पैसा रिटर्न करेंगे तो किस से काटा जाएगा, किससे काटा जाएगा, तो मैं ये बताती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल इन्होंने कमाया 30,000, तो सीधे सीधे समझ में आता है 30,000 इंसान दे रहा है, दैट इट मीन्स इसको काटना है ना। अब मान के चलिए 40,000 है तो कैसे काटा जाएगा, तो अगर ए ने बोला कि भैया तू 40,000 रुपये रख और मेरे इससे 30,000 कट जाएंगे, इससे मेरे 10,000 कट जाएंगे, तो बचेंगे यहाँ 10,000 रुपये, है ना। बचेंगे नहीं बचेंगे। अगर इन्होंने ऐसा कह दिया तो ठीक है, उस हिसाब से काट दिया जाएगा, है ना। अगर इन्होंने नहीं कहा कुछ भी कि इतने में किस में काटना है, तो ये बी कैसे भी काट सकता है पैसे। ठीक, यानी वो 10,000 भी ख़त्म कर सकता है, 20,000 भी ख़त्म कर सकता है, और रिमेनिंग जो इससे बचा है उससे ख़त्म कर सकता है ना।
पहले तो ये सिचुएशन हो गई। तो मतलब इसमें ए बता देगा तो उससे काट दिया जाएगा, नहीं बताता है तो बी अपनी मर्ज़ी से वो पेमेंट को काट लेगा, ये बताता है। नेक्स्ट सेक्शन हमारा बोलता है एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर डेब्ट टू बी डिस्चार्ज इज़ नॉट इंडिकेट, यानी जैसे मैंने इस सिचुएशन में ये अब यही जो ये वाला एग्जाम्पल मैंने दिया, क्रेडिटर के पास मतलब कि पावर है, मतलब ए ने बताया नहीं तो फिर क्रेडिटर ही तो सोचेगा ना कि हम पहले इसको ख़त्म कर देते, इसको भी 40,000 में ख़त्म कर देते हैं, 10,000 में इसको ख़त्म कर देते हैं, तो 20,000 इसका बचेगा, है ना, बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा, ठीक है। तो वो इस पर क्रेडिटर कर सकता है, जो कि हमारा सेक्शन 60 बताता है। नेक्स्ट सेक्शन 61 एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर नीदर पार्टी एप्रोप्रिएट। देखिए जब अब जैसे कि अब जो पहले सेक्शन हम लोगों ने पहले सेक्शन में पढ़ा कि ए बताता है तो उस हिसाब से काट दिया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ा अगर एक नहीं बताता है तो बी अपने हिसाब से काट देगा। अगर इन दोनों में से कोई कुछ नहीं बोलता है तो रेशियो के हिसाब से काटा जाएगा, मतलब कि आधा इसे आधा इसे आधा इसे, फिर जितना बचा उसको उतना काट दिया जाएगा और फिर जितना बचा उतना उतना फिर उसको बाद में पे करना पड़ेगा, ठीक। मतलब जैसे इससे काट दिया आधा, मतलब रेशियो के हिसाब से इसको इस सब की पेमेंट से काट दिया जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है कॉन्ट्रैक्ट विच नॉट टू बी परफॉर्म, ऐसे कौन से कॉन्ट्रैक्ट है जिनको परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, जो वो हमारा नेक्स्ट पार्ट बताता है। इफेक्ट ऑफ नोवेशन, रेसेशन, अल्टरेशन। देखिए 3 टाइप से जो परफॉर्मेंस है उसको रोका जा सकता है और जिसको परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं होती है। पहला नोवेशन, नोवेशन का मतलब ये है अगर कोई भी पार्टी कोई भी नया कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करती हैं तो उसमें नोवेशन टर्म यूज़ किया जाता है। दूसरा अगर रेसेशन, अगर मान के चलिए उस कॉन्ट्रैक्ट को ही ख़त्म कर दिया जाएगा तो फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो तीसरा है हमारा अल्टरेशन। अब अल्टरेशन मतलब अगर जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है उसमें कुछ चेंजेस कर दिए जाए और जो चेंजेस किए गए हैं उनको परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, जो चेंजेस किए गए उनको परफॉर्म करना पड़ेगा कि ये भैया पहले 1 किलो चावल भिजवाने थे और साथ में 1 किलो गेहूँ भिजवाने थे, पर अब 1 किलो चावल भिजवाने नहीं, उसकी जगह दाल भिजवाने, तो दाल वाला काम किया जाएगा। जो हमारा ये नहीं भिजवाने वाला काम है उसे परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट सेक्शन हमारा बोलता है सेक्शन 63 प्रॉमिस में डिस्पेंस विथ और रिमिट परफॉर्म और प्रॉमिस। देखिए मतलब अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया, अगर इस सेक्शन के अंदर ये बताया है अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को रिमिट करना हो, ख़त्म करना हो, तो जैसे कि ए है बी है, ठीक है, ए ने कहा कि तुम मेरे घर में ये भिजवा दो, मैं तुम्हें इतना रुपए दूंगा, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ए कहते नहीं भैया अब मत भिजवाओ, मुझे ज़रूरत नहीं है। तो जो प्रोमिसर हैं, है ना, कि जो ये काम करने वाले थे वो कंपनसेशन ले सकते हैं और इनको जो अपना कॉन्ट्रैक्ट था उसे परफॉर्म करने की भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट सेक्शन हमारा 64 कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रेसेशन ऑफ वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब जो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे जब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर ख़त्म किया जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वर्डेबल होगा, ठीक। और साथ में ही जो पार्टी है वो कॉम्पनसेशन ले सकती है। और जैसे क्या होता है, नेक्स्ट सेक्शन है हमारा 65
65 नहीं, हाँ 65 जो कि बताता है, जो कि एक एक्सेप्शन है, ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन हु हैव रिसीव एडवांटेज अंडर वॉइड अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड। जैसे ऐसी सिचुएशन को बताया गया है जैसे कि ए हैं, किसी वॉइड अग्रीमेंट में इन्होंने कोई फ़ायदा लिया है, यानी इन्होंने कोई प्रॉफिट लिया है कि अन एडवांटेज लिया है ना, एडवांटेज लिया है किसी मतलब कि वॉइड एग्रीमेंट से, तो ये बी जो है कॉम्पनसेट कर सकते हैं, ये इनसे मांग सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ए हैं, ए माइनर थे, इन्होंने एक पेंटर से कहा कि यार तुम मेरा घर आके इस दिवाली पेंट कर दो। वो पेंटर आया, पेंट करने लगा। जो माइनर के फादर थे, फादर ये सब देख रहे थे। फिर जब अब माइनर तो छोटा था, उसके पास तो पैसे नहीं थे, तो क्या हुआ, जब पेंट हो गया उसके बाद ए गए, वो जो पेंटर गया फादर के पास, कहा कि भैया मेरे पैसे। तो फादर ने कहा यार तुमने मुझसे तो कॉन्ट्रैक्ट किया नहीं, और माइनर के साथ का किया गया कॉन्ट्रैक्ट एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। तो इस चीज़ में कोर्ट ये मतलब कि कोर्ट ने ये कहा कि पहली बात तुमने अनफेयर एडवांटेज लिए हैं, मतलब ये तो लीगल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लेकिन जो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट में अगर मतलब सेम ही सिचुएशन है पर कोई इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें एडवांटेज लिया है, तो उसको वो वॉइड होगा, ठीक है। और उसमें कंपनसेशन, वो मतलब ये कंपनसेशन ले सकता है, उसको पैसा पे करना पड़ेगा, ठीक। हमारा नेक्स्ट सेक्शन बोलता है मोड ऑफ कम्युनिकेटिंग और रिवोकिंग से रेसेशन इज़ ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। सी हम लोगों ने जब चैप्टर पहले हम लोगों ने सेकंड चैप्टर पढ़ा था, उसमें ये पढ़ा था कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन वाला पॉइंट पढ़ा था ना चैप्टर। तो उसमें ये लिखा था कोई भी रेवोकेशन के लिए, ख़त्म करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट, उसको कम्युनिकेट होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि मैं मन में सोच रही हूँ यार कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर देती हूँ, तो ऐसा नहीं है। आपको उस पार्टी से बोलना पड़ेगा कि कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करना है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट आगे ख़त्म होगा, मतलब कम्युनिकेशन ज़रूरी है। नेक्स्ट सेक्शन बोलता है 67 इफेक्ट ऑफ नेग्लेक्टिंग ऑफ प्रोमिसी टू अफोर्ड प्रोमिसर रीजनेबल फैसिलिटीज़ फॉर परफॉर्मेंस। देखिए सी लिखा है अगर प्रोमिसी नेगलेक्ट करता है, ठीक है, लिखा है इफ़ एनी प्रोमिसी neglect or refuse to afford the promisor reasonable facilities for the performance of his promise, the promisor is executed by the neglect or refuse as to non-performance caused hereby। मतलब प्रोमिसी अगर खुद नेगलेक्ट कर रहा है, तो प्रोमिसी जो हमारा प्रोमिसी है, अब देखिए प्रोमिसी ने कहा मेरा घर बनाओ आकर के, मैं तुम्हें मैं सीमेंट वीमेंट सब कुछ मंगा के दूंगा, पर वो मंगा के ही नहीं दे, तब वो उसमें प्रोमिसर तो कुछ नहीं कर सकता है ना, तो वो रिफ्यूज़ कर सकता है उसके नेगलेक्ट पे, ठीक है। और जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर बचा है, जो चैप्टर 5 और 6 हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आपको कुछ समझ में नहीं आया आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको वापस से वीडियो बना सकते हैं और समझा भी देंगे कमेंट में। कैसा लगा लेक्चर, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पे भी आप जुड़ सकते हैं और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।